रैशनल इमोटिव थेरेपी एक काइंड ऑफ अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। रैशनल इमोटिव थेरेपी मतलब किसी भी इंसान की सोच को रैशनल बनाना और फिर उसकी सोच के हिसाब से उसकी फीलिंग्स या फिर उसके इमोशंस जो हैं जनरेट होते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब किसी भी इंसान की सोच, किसी भी इंसान का बिलीफ सिस्टम और उसके हिसाब से वो बिहेव करता है। जैसा कोई इंसान बिहेव करता है उसी तरीके से वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है और उसी के हिसाब से फिर उसके रिलेशनशिप बनते हैं। तो कौन सी वो टेक्निक्स हैं जो रैशनल इमोटिव थेरेपी में यूज़ की जाती हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो रैशनल इमोटिव थेरेपी में यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे टेक्निक्स को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कॉग्निटिव टेक्निक्स। कॉग्निटिव मतलब हमारी सोच की टेक्निक्स, हमारे बिलीफ सिस्टम की टेक्निक्स। उसके बाद है इमोटिव टेक्निक्स। इसका मतलब है कि जब हमारी सोच आती है तो उसके हिसाब से हमारे इमोशंस आते हैं, तो कैसे इमोशंस के ऊपर काम किया जाता है। उसके बाद है बिहेवियर टेक्निक्स, मतलब कि जब हमारी इमोशन आती है उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं, तो कैसे कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमारे बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव टेक्निक्स की। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना कि यहाँ पे काउंसलर का रोल एकदम डायरेक्ट होता है और बहुत एक्टिव होता है। तो जब भी किसी इंसान का इरैशनल बिलीफ सिस्टम होता है ना, ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस वो अपने मन से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता जा रहा है, तो सबसे पहले काउंसलर जो है उसको एनालाइज करवाता है कि आप सिचुएशन को देखो, यहाँ पे आप सिचुएशन का गलत मतलब निकाल रहे हो, यहाँ पे आपको अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे काउंसलर जो है उसको उसकी गलती, उसकी इरैशनल थॉट्स के बारे में रियलाइज करवाता है, जिससे कि फिर नई इफेक्टिव हैबिट्स को वो जनरेट कर सकें। तो इसमें जो सबसे पहले टेक्निक यूज़ की जाती है वो है कोपिंग सेल्फ स्टेटमेंट्स। इसका क्या मतलब है कि कई बार जो है ना हम खुद को ही गलत सिग्नल देते रहते हैं, गलत मैसेज देते रहते हैं। अब जैसे कि बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, एक इंसान को है ना पब्लिक स्पीकिंग से बहुत फेयर है, वो स्टेज पे जाके दूसरे लोगों के सामने बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फिर उसको काउंसलर हेल्प करेगा कि ठीक है, आपको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक है पर आपको इतना ज़्यादा डर लगता है कि आप बात नहीं कर पाते, तो इट्स ओके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है। मैं तो खुद अपना एग्जांपल दूंगी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो उस समय पे NIT होता था, निट होता था, जहाँ पे हर कोई कंप्यूटर सीखने जाता था, तो मैं भी जाती थी। तो वहाँ पे क्या होता था, हर हफ्ते ना एक स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन होती थी। अब उससे पहले मैंने लाइफ में कभी प्रेजेंटेशन दी नहीं हुई थी। हमारे स्कूल में उस ज़माने में हर बच्चे को कहाँ मौका मिलता था, जो ब्राइट स्टूडेंट होते थे उनको ही मौका मिलता था, एवरेज स्टूडेंट को कोई पूछता भी नहीं था। तो हमने भी कभी मौका नहीं मिला कोई प्रेजेंटेशन देने का। अब मेरी बारी आ गई वहाँ पे नेट में प्रेजेंटेशन देने की, मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मेरे को तो पहले रातों को नींद ही नहीं आई कि मैं प्रेजेंटेशन दूंगी कैसे। फिर जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया और फिर जब उन्होंने मुझे सबके सामने बुलाया, मैंने कभी दी नहीं थी प्रेजेंटेशन, तो उन्होंने बोला ठीक है मोनिका, नाउ इट्स योर टर्न, अब आप प्रेजेंटेशन दीजिए। मैं तो ब्लैंक आउट हो गई, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मेरा इतना पसीना पसीना हो गया। मैंने कहा सॉरी आई कांट डू, मेरे को याद ही नहीं रहा मैंने प्रिपेयर क्या किया था। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब नहीं दे पाई तो नहीं दे पाई। अब बाद में फ्यूचर में खुद को तैयार किया, खुद को चेंज किया, कॉन्फिडेंस लाया तो चीज़ें बदल गई। तो इसका मतलब जो काउंसलर है ना उसको हेल्प करता है कि अगर आप कोई चीज़ नहीं भी कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ही बदल गई है। आप कर सकते हो, फ्यूचर में मेहनत करोगे तब भी ठीक है, अगर नहीं भी गया तब भी क्या हो गया, कुछ और कर लो, ऐसा कुछ कर लो जो आपको पसंद है। तो कोपिंग विद सेल्फ स्टेटमेंट का मतलब है कि कई बार हम खुद को सिग्नल देते रहते हैं करना है करना है करना है, नहीं, अगर कुछ चीज़ें हम लाइफ में नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ हैं। और फिर भी अगर हम उन्हें करना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए, पर उनकी वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब कोई यही बोलने लग जाए कि अगर मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दी तो मैं वर्थलेस हूँ, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर काउंसलर जो है उनको हेल्प करेगा कि अपनी जो हम खुद को मैसेज देते हैं ना उस मैसेज को चेंज करना, कि हाँ कोई बात नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश करूँगी, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर मैं कुछ ऐसा ट्राई करती हूँ जिसमें मेरा स्किल है या फिर जिसमें मैं ज़्यादा अच्छी हूँ।
उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है कॉग्निटिव में, वो है रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग का मतलब है कई बार ना हम अपने आप को बहुत ही बुरे वर्ड्स बोलते रहते हैं। कई लोगों की आदत होती है, मैंने बहुत लोगों को सुना है, वो बोलते हैं मैं तो बहुत ही अनलक्की हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, मेरा कभी काम नहीं बनता। तो अगर बनना भी होगा तो हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे तो हमारा काम बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे फिर काउंसलर उनको हेल्प करता है कि कैसे वो अपनी सोच से, अपनी जो खुद से बातें करते हैं उसमें नेगेटिविटी को हटाएं, अपने वर्ड्स को चेंज करें, क्योंकि वर्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब कोई बोले आप तो इतने घटिया लग रहे हो, आप इतने सड़े हुए लग रहे हो, तो कैसा लगेगा, कितना बेकार लगेगा, सिर्फ वर्ड्स ही तो बोले हैं, कुछ चेंज थोड़े कर दिया हमारी शक्ल में। और कोई बोले जी आप कितने सुंदर हो, आप तो कितने गुड लुकिंग हो, तो क्या होगा, एकदम हमारे इमोशंस चेंज हो जाएंगे। तो वर्ड के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है, कोई बोल ही रहा है, उसने कुछ हमारी शक्ल थोड़े चेंज कर दी। तो वर्ड इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो दूसरे लोग हमें बोलते हैं उनका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, पर जो हम खुद को मैसेज दे रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ होती है। तो हमारी बुक के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्होंने कहा है कि ऑफुल, अनबेयरेबल, ये तो मैं बेयर ही नहीं कर सकती, ये तो डिस्गस्टिंग है, ऐसे खतरनाक वर्ड्स ना यूज़ करके डिसअपॉइंटिंग, मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा, आई वॉज नॉट दैट कंफर्टेबल, इस तरीके की अगर हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो इमोशंस थोड़े कम हो जाएंगे। इतने हावी इमोशंस हो जाएंगे कि खुद को कंट्रोल करना कई बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है इमोटिव टेक्निक। इमोटिव मतलब हमारे इमोशंस के ऊपर काम करना, कॉग्निटिव मतलब हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, और इमोटिव मतलब हमारे इमोशंस के ऊपर काम करना। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है वो है रैशनल इमोटिव इमेजरी। इसका मतलब किसी भी सिचुएशन को पहले ही इमेजिन कर लेना। अब एक सिचुएशन बताती हूँ, एक लड़का है, वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसके घर वालों ने बोला कि ठीक है तुम अरेंज मैरिज कर लो। तो उसने कहा ठीक है फिर मैं अरेंज मैरिज कर लेता हूँ। तो अब एक लड़की उसको देखने आई तो उसने उसको मना कर दिया। फिर उसके बाद उसके घर वालों ने दूसरी लड़की उसके लिए ढूंढी, तो फिर से उस किसी कारण उस लड़के को मना कर दिया। अब ये लड़का इतना ज़्यादा डर गया या फिर इतना ज़्यादा घबरा गया कि अब वो तीसरी बार रेडी ही नहीं हो रहा है कि मैं किसी लड़की से मिलना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरे को मना ही कर देगी। तो यहाँ पे काउंसलर फिर उसको कहेगा कि हाँ हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो, पर अगर हम उस सिचुएशन को डील ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है कि मेरे को जब भी ऐसा रिजेक्शन होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट फीलिंग आती है, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मेरे एक एक हफ़्ता एक एक महीना जो है वो बर्बाद हो जाता है, तो मैं दोबारा से इस पेनफुल फीलिंग के थ्रू नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे फिर काउंसलर उसको हेल्प करेगा कि कैसे इन फीलिंग्स को पहले से ही हमें इमेजिन करना है, कैसे हमने सोचना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमने ऐसी फीलिंग्स में ना जाके कुछ प्रोडक्टिव करें या फिर कुछ उसके बारे में सोचें ही नहीं। क्योंकि अगर हम वो काम ही नहीं करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है तो फिर तो लाइफ वैसी नहीं रह पाएगी ना जैसी हम चाहते हैं। तो इसलिए काउंसलर कुछ सिचुएशंस को इमेजिन करने के लिए कहता है, उनके पेनफुल रिएक्शंस को इमेजिन करने के लिए कहता है, फिर उन रिएक्शन को किसी भी रैशनल थॉट से चेंज करने के लिए कहता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें शेम अटैकिंग एक्सरसाइज। इसका मतलब है कि कई लोग ना बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं। जैसे वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते अगर उनके बाल सेट ना हो, उन्होंने अच्छे से ड्रेसअप ना किया हो। तो वो इतना देखो कोई भी चीज़ अगर वो इतनी हद तक हो रही है कि उसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर इसकी वजह से परेशानी हो रही है, अब कोई किसी को बहुत ही इमरजेंसी हो, उसको बाहर जाना हो, ये बंदा कपड़े ही बदलता जा रहा है, कंघियाँ ही करता जा रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे शेम अटैक का मतलब है कि खुद को एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर देना, लोगों के सामने ऐसे खिल रहे बाल में जाना, जैसे भी घर के कपड़े पहन के चले जाना, घर पे चप्पल पहन के ही चले जाना, जिससे कि आपके मन से ये सोच निकल जाए कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं वैसे ही ठीक है, हमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हम जैसे हैं हमें एज इट इज़ ही खुद को एक्सेप्ट कर लेना है। तो शेम अटैक में यही होता है कि जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा डर है ना, कि जैसे अगर किसी इंसान को प्रेजेंटेशन लेने का ही बहुत डर है तो वो प्रेजेंटेशन ही ले ले, मतलब अपने मन से वो फियर ही निकाल दे, लोगों के सामने ना ले, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने ही ले ले, जिससे कि जो भी वो वर्ड सोच रहा है ना उसको एक बार फील कर ले, उसको देख ले, इतना भी कुछ जितना मैं सोच रहा था।
उसके बाद नेक्स्ट है बिहेवियर थेरेपी, मतलब इसमें बिहेवियर के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है बिब्लियोथेरेपी। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी इंसान को पॉजिटिव हेल्प बुक दी जाती है, मतलब ऐसी बुक जो सेल्फ मोटिवेटिंग हो, जो हमारी आदतों को चेंज करने में हेल्प करे। तो जो सेल्फ मोटिवेटिंग बुक है जिससे कि वो पढ़ के खुद से ही खुद को हेल्प कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटी होमवर्क। यहाँ पे क्लाइंट को होमवर्क दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लाइंट को अपना बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर सिचुएशन ऐसी है कि वो अपना ऑफिस जो है, अपनी जॉब नहीं चेंज कर सकता, फिलहाल ऐसी सिचुएशन है, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। तो यहाँ पे फिर काउंसलर उसको होमवर्क देगा कि कैसे आपने जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स है बॉस के खिलाफ, उसको एक साइड में रख के आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाना है, थोड़ी पॉजिटिविटी लानी है। कब आपने अपने बॉस को देख के स्माइल किया, कब आपको अपना गुस्सा आ रहा था तो आपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने टाइम को और किसी प्रोडक्टिव काम में लगाया। फॉर एग्जांपल, अब उसको अपने बॉस पे गुस्सा है, वो फ़िलहाल तो अपनी जॉब नहीं चेंज कर पा रहा है, पर वो अपने स्किल्स को ही इन्हांस कर सकता है, या फिर वो अपने बॉस के साथ कम्युनिकेशन ही बढ़ा सकता है। कई बार सिर्फ बात करने से ही बात जो है ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और अच्छी हो जाती है, मतलब आपस में रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 टेक्निक्स। सबसे पहले थी कॉग्निटिव, उसके बाद थी इमोटिव, उसके बाद थी बिहेवियर, जो कि रैशनल इमोटिव थेरेपी में यूज़ की जाती हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रैशनल इमोटिव थेरेपी है क्या, उसके लिए अलग वीडियो है, और रोल ऑफ अ काउंसलर और कौन से गोल्स हैं उसके लिए भी पार्ट 2 है, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों की हेल्प करेगा तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।